हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स स्टडी चैनल। ब्रिक्स से रिलेटेड 4 लेक्चर हो चुके हैं। आज 5वां लेक्चर कंप्लीट होगा। जैसा कि आप जानते हैं ब्रिक्स क्या होती है, ब्रिक्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात हो चुकी है। तो ब्रिक्स को जनरली हम 4 भागों में क्लासिफाई किए थे। फर्स्ट क्लास की ब्रिक्स, सेकेंड क्लास की ब्रिक्स, थर्ड क्लास की ब्रिक्स और चौथा था हमारा ओवरबर्न ब्रिक्स। ओवरबर्न ब्रिक्स। और इसके बाद हम बात किए थे कंपोजिशन ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स के मतलब ईंट के संगठक, ईंट में कौन कौन से पदार्थ मिलाए जाते हैं। तो इसमें हम बात किए थे सिलिका की, सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड और 5वां था हमारा मैग्नीशिया Mg। तो जो सिलिका होता है हमारा कितना होता है, 50 से 60% होता है। एल्यूमिना हमारा होता है 20 से 30%। जो लाइम होता है हमारा, लाइम CaO जो होता है, यह 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आयरन ऑक्साइड Fe2O3, यह भी 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मैग्नीशिया हम 1% से ज़्यादा नहीं रखते हैं। इन सब के बारे में बात हो चुकी है। यदि आपने लेक्चर नहीं देखा है तो प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए। अब इसके बाद हमने बात की थी फॉर्मेशन ऑफ ब्रिक्स के बारे में। इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया था। तो पहला इसका स्टेप था सिलेक्शन ऑफ साइट। पहले हम साइट को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन ऑफ साइट। और दूसरा था हमारा प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक्स। प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक्स अर्थ, मतलब ईंट की मिट्टी को तैयार करना। और तीसरा प्रोसेस था मोल्डिंग करना। जब मिट्टी तैयार हो जाएगी फिर उसको हम मोल्ड करेंगे। मोल्डिंग। और चौथा पॉइंट था हमारा ड्राइंग करना। जब मोल्ड हो जाएगा तब हम उसको करेंगे ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स। ड्राइंग हम 2 प्रकार से करते हैं, एक है हमारा नेचुरल और एक है हमारा आर्टिफिशियल। तो नेचुरल में हमें लगते हैं 10 से 12 दिन और आर्टिफिशियल 2 से 3 दिन में हमें ईंट ड्राई करके दे देता है। फिर इसके बाद 5वां पॉइंट था हमारा बर्निंग ऑफ ब्रिक्स, ईंटों को जलाना। ईंटों को हम क्यों जलाते हैं, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, उसमें स्ट्रेंथ लाने के लिए हम ईंटों को जलाते हैं। ईंटों को जलाने से जो हमारी जो स्ट्रेंथ होती है वह इंक्रीज हो जाती है। और फिर हम इस ईंट का प्रयोग घर बनाने में, पुल बनाने में, सड़क बनाने में आदि में करते हैं। तो बर्निंग ऑफ जो ब्रिक्स था हमारा, बर्निंग हम 2 प्रकार से करते हैं। ब्रिक्स की जो बर्निंग होती है वह हम 2 प्रकार से करते हैं। पहला है हमारा क्लैंप या पजावा के द्वारा, जिसके बारे में हम चौथे लेक्चर में बात कर चुके हैं। और आज हम बात करेंगे भट्ठे मतलब मील के बारे में। तो जो भट्ठा होता है हमारा, यह 3 प्रकार का होता है। इंटरमीडिएट नील,
सेमी कॉन्टिन्यूअस नील और कॉन्टिन्यूअस नील। आज हम इन तीनों के बारे में बारी बारी से बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो आइए बात करते हैं इंटरमीडिएट नील के बारे में। तो इंटरमीडिएट नील जो हमारा होता है यह भी दो प्रकार का होता है। पहला है अप ड्राफ्ट नील और दूसरा है डाउन ड्राफ्ट नील। तो पहले आइए हम देखते हैं इंटरमीडिएट नील कहते किसे हैं, क्या होता है। तो इंटरमीडिएट नील, इसमें जो होता है ईंटों की जो आपूर्ति होती है वह लगातार नहीं होती है। ईंटों की आपूर्ति लगातार नहीं होती है, मतलब ईंट रुक रुक कर प्राप्त होती है, लगातार ईंट नहीं दे पाता है इंटरमीडिएट नील। और इसमें लोडिंग, मतलब कच्ची ईंटों की लोडिंग और प्री हीटिंग, बर्निंग, कूलिंग और अनलोडिंग, ये सब प्रोसेस हैं जो भट्ठे के अंदर किए जाते हैं। पहले कच्ची ईंटों की हम लोडिंग करते हैं, फिर गर्म गैसों के द्वारा उसे हम प्री हीट करते हैं, फिर फ्यूल के द्वारा उसे हम बर्निंग करते हैं। बर्निंग जब हो जाती है तब उसे हम फ्रेश हवा, ठंडी हवा के द्वारा उसकी कूलिंग की जाती है और उसके बाद भट्ठों से निकाल दिया जाता है, अनलोडिंग की जाती है। तो एक बार में यह सारी क्रिया संभव, एक बार में एक ही क्रिया संभव हो पाती है। मतलब जो हमारा इंटरमीडिएट नील होता है इसमें ये जो सारे प्रोसेस होते हैं, लोडिंग, प्री हीटिंग, बर्निंग, कूलिंग और अनलोडिंग के एक बार में केवल एक ही प्रोसेस करना संभव हो पाता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं अप ड्राफ्ट नील और डाउन ड्राफ्ट नील क्या होते हैं और यह कैसे कार्य करते हैं। तो ये है हमारा अप ड्राफ्ट नील, ये है हमारा अप ड्राफ्ट नील। इंटरमीडिएट नील के दो पार्ट होते हैं, अप ड्राफ्ट और डाउन ड्राफ्ट। तो यह अप ड्राफ्ट नील है। तो यहाँ से इसे, यहाँ जो है ये सब ईंट रखी जाती हैं प्लेटफॉर्म पर और यहाँ से इसे आग दिखाई जाती है और जो यहाँ से जो गर्म गैसें होती हैं यह ईंटों को जलाती हुई, बर्न करती हुई ये गैसें यहाँ से ऊपर चिमनी द्वारा वायुमंडल में निकल जाती हैं। तो इस प्रकार जो इनकी जो गर्म वायु होती है इनका प्रयोग नहीं किया जाता है, यह ऊपर उठती हुई, जलाती हुई बाहर निकल जाती हैं। और ये है हमारा डाउन ड्राफ्ट नील, ये है हमारा डाउन ड्राफ्ट नील। यहाँ से इसमें फ्यूल एंटर किया जाता है और यहाँ हमारी ईंटें रखी होती हैं और जो फ्यूल होता है हमारा, यहाँ से इसकी डायरेक्शन क्या होती है गर्म गैसों की, नीचे की ओर आने की होती है, क्योंकि यह ऊपर इससे निकलने का रास्ता नहीं होता है, इसलिए जो गैसें होती हैं, गर्म गैसें ऊपर उठती हुई नीचे आती हैं, नीचे की ओर। और जो गर्म गैसें होती हैं उनका भी प्रयोग ईंटों को जलाने में, ईंटों को गर्म करने में किया जाता है। ऊपर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, यह पूर्णतः बंद होता है। और जब ये गैसें यूज़ हो चुकी होती हैं, मतलब जब ईंटों को गर्म कर चुकी होती हैं, तो यह यहाँ से निकलती हुई चली जाती हैं, मतलब इनका डायरेक्शन नीचे की ओर होता है। और अप ड्राफ्ट जो नील का जो गर्म गैसें होती हैं वह ऊपर की ओर उठती हुई चली जाती हैं, उनका प्रयोग नहीं हो पाता है। और इनमें जो गर्म गैसें होती हैं इनका प्रयोग ईंटों को जलाने में, ईंटों को गर्म करने में किया जाता है, इसलिए यह हमारा अच्छा होता है डाउन ड्राफ्ट नील। इसमें फिर फ्यूल की भी बचत होती है हमारी, क्योंकि इसमें गर्म गैसों का पूर्णतः प्रयोग किया जाता है। डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा अप ड्राफ्ट और डाउन ड्राफ्ट नील के बारे में, इसलिए इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है और इनका डायरेक्शन नीचे की ओर है। इनमें जो गर्म वायु होती है ऊपर से निकल जाती हैं और इनमें ऊपर से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है, इसलिए यह नीचे आती हैं और ईंटों को गर्म करती हैं, फिर वायुमंडल में चली जाती हैं। यह अच्छा होता है, इसलिए इनका यूज़ हम करते हैं डाउन ड्राफ्ट नील का।
अब हम बात करेंगे सेमी कॉन्टिन्यूअस नील के बारे में। तो आइए देखते हैं सेमी कॉन्टिन्यूअस नील क्या होता है। तो सेमी कॉन्टिन्यूअस नील, इसमें ईंटों की जो आपूर्ति होती है वह लगातार होती है। इसे केवल वर्षा ऋतु में, जब वर्षा होती है तो इसे बंद करना पड़ता है। इसमें जो ईंटों की जो आपूर्ति होती है वह लगातार होती रहती है, और इंटरमीडिएट नील में ईंटों की जो आपूर्ति होती है वह लगातार नहीं हो पाती है। और इसमें लोडिंग, कच्चे ईंटों की लोडिंग, प्री हीटिंग, बर्निंग, कूलिंग तथा अनलोडिंग, ये सभी क्रियाएं लगातार चलते रहते हैं, मतलब एक साथ चलते रहते हैं। और इंटरमीडिएट नील में क्या था, उसमें ये सारी क्रियाएं मतलब केवल एक बार में एक ही क्रिया संभव हो पाती है इंटरमीडिएट नील में, परंतु सेमी कॉन्टिन्यूअस नील में ऐसा नहीं है। इसमें ये पांचों क्रियाएं जो होती हैं यह एक साथ लगातार चलती रहती हैं, इसलिए इसमें ईंटों की जो आपूर्ति होती है वह लगातार होती रहती है। तो इसमें हमारा क्या आएगा, बुल ट्रेंच नील आएगा। सेमी कॉन्टिन्यूअस नील का एग्जाम्पल है बुल ट्रेंच नील। तो आइए देखते हैं बुल ट्रेंच नील क्या होता है। तो पहले आपको बता दें कि जो बुल ट्रेंच नील होता है यह इंडिया में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला भट्ठा है। इसका उपयोग इंडिया में सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक इसका प्रयोग इंडिया में होता है। और यह ज़मीन की जो सतह है उसे खोद कर खाई बनाई जाती है। यह ज़मीन की सतह के नीचे खुदाई वाली खाई में बनाया जाता है। खाई जो होती है वह पूरी तरह से ज़मीन में या आंशिक रूप से खुदाई में होती है। यह किस में होता है, ज़मीन की खुदाई करके खाई में बनाया जाता है। खाई में यह आंशिक रूप से खुदाई होती है, यह पूर्ण रूप से होती है या आंशिक रूप से खुदाई करके बनाई जाती है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। यह प्लान में गोलाकार होता है, गोलाकार या ओवल शेप, मतलब अंडाकार। यह गोलाकार या अंडाकार शेप का होता है। कहाँ होता है, प्लान में। और इसका जो फ्रंट होता है, एलिवेशन जो होता है वह आयताकार दिखेगा आपको। तो सुविधा के लिए भट्ठे का कुछ भाग भूमि के अंदर रखा जाता है। जैसे आपको बताया गया, यह ज़मीन की खुदाई करके खाई बनाई जाती है, इसलिए इसका कुछ भाग भूमि के अंदर रखा जाता है ताकि ईंटों की लोडिंग और अनलोडिंग में सुविधा हो। इसलिए इसको भूमि खोदकर, ज़मीन खोदकर बनाया जाता है। इसकी जो चौड़ाई होती है 6 मीटर और गहराई 2 से 2.5 मीटर तथा जो लंबाई होती है 60 मीटर रखी जाती है। लंबाई को हम बढ़ा भी सकते हैं, अगर हमें ज़्यादा ईंटों को बर्न करना है, ज़्यादा ईंटों को जलाना है तो हम लंबाई को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। और इसमें आवश्यकता के अनुसार 1 या 2 चिमनी भी लगाई जाती हैं। जो चिमनी की जो संख्या होती है हमारी 1 से 2 हो सकती है। जैसे हमारा बड़ा होगा, इसकी जो लंबाई चौड़ाई अगर अधिक होगी तब इसमें 2 चिमनी की आवश्यकता पड़ती है। जो चिमनी होती है, जो चिमनी की ऊंचाई हम 6 से 8 मीटर रखते हैं, 6 से 8 मीटर रखते हैं। और इसमें प्रवेश के लिए 8 से 12 द्वार, डोरवे होते हैं, मतलब आने जाने के लिए, ईंट को अंदर ले जाने और बाहर निकालने के लिए 8 से 12 डोरवे होते हैं, जो रैंप के द्वारा भूमि तल से जुड़े रहते हैं। मतलब इसमें स्टेप बाय स्टेप नहीं होता, यह एक रैंप होता है, रैंप की तरह जुड़ा होता है, जिससे यहाँ से आराम से आया जा सके। रैंप के द्वारा भूमि तल से जुड़े रहते हैं, क्योंकि हम ईंटों को ट्रॉली के द्वारा भी ले जाते हैं। जो ट्रॉली होती है हमारी, उसमें भी हम ईंटों को ले जाते हैं। तो जब यहाँ रैंप बना होगा तब ट्रॉली ले जाने में सुविधा रहेगी, इसलिए यह रैंप की तरह होता है। जब पूरे खंड में ईंटें लग जाती हैं तो इनके ऊपर लगभग 20 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी और राखी की परत फैला दी जाती है। क्यों फैला दी जाती है? ताकि जो हमारी गर्म वायु हो वह बाहर ना निकले
और उनका प्रयोग किया जा सके। अब भट्टे को आग लगा दी जाती है और ईंधन के रूप में हम पत्थरी कोयला या पत्थरी कोयले का चूरा का उपयोग किया जाता है। इसमें ईंधन के रूप में पत्थरी कोयला या पत्थरी कोयले का जो चूरा होता है उसका प्रयोग किया जाता है। ये है हमारा बुल ट्रेंच नील का डायग्राम है, ये प्लान है। ये जो आउटर वाल है हमारी, ये हमारी प्रवेश वाल है। ये जो हमारे हैं ये हमारे डोरवे हैं सब, ये सब डोरवे हैं। और जो ये आपको छिद्र छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं ये बर्निंग ऑफ ब्रिक्स, ये हैं बर्निंग जोन। और ये हमारी चिमनी है, ये हमारा डैम्पर है। और ये जो हमारी खाई है, ये खाई है हमारी। और ये इसका है एलिवेशन, आयताकार दिख रहा है आपको। ईंटों के पकने का जो क्रम होता है, आइए हम आपको एक डायग्राम से समझाने का प्रयास करते हैं। ये ईंटों के पकने का क्रम का एक डायग्राम है जिसमें आप देख रहे हैं इसका जो ये गेट है यह ओपन है, ये ओपन है और ये सब क्लोज हैं और ये ओपन है। तो यहाँ जो हो रहा है ईंटों की कूलिंग हो रही है, यहाँ बर्निंग हो रही है और यहाँ प्री हीटिंग हो रही है और यहाँ लोडिंग हो रही है। और इसके बाद जो है हमारा खाई है और ये चिमनी आपको दिख रही है और ये है डैम्पर। तो जो ईंटों की कूलिंग होती है, यहाँ जो गेट खुला होता है यहाँ से फ्रेश और ठंडी वायु यहाँ से प्रवेश करती है और यहाँ हम ईंटों की क्या कर रहे हैं, बर्निंग कर रहे हैं। इसलिए हम इस गेट को बंद रखे हैं ताकि जो इसकी जो गैसें हैं, गर्म गैसें, यहाँ बाहर ना निकलें। और ये सब हमारी है पार्टीशन वाल जो आपस में कनेक्ट होती हैं। तो और यहाँ से इनका जो एक प्रवेश द्वार होता है वह खुला है। तो यहाँ से जो हमारी ठंडी हवा जाएगी तो यह ईंटों को ठंडा करेगी और यहाँ से यहाँ जाएगी, तब यह जो बर्निंग हो रही है तो इससे हमारी वायु क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। गर्म होकर जब ये वायु आगे जाएगी, गैस गर्म वायु आगे जाएगी तो यहाँ इसको क्या करेगी, प्री हीटिंग करेगी। प्री हीटिंग करके ये गर्म वायु यहाँ से चिमनी के द्वारा वापस वायुमंडल में निकल जाएगी। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा कैसे होता है। ये सारी क्रियाएं एक साथ चलती रहती हैं बुल ट्रेंच नील में। फिर हम ईंटों की फिर लोडिंग करते हैं। तो कूलिंग के लिए हम यह डोर जो होता है खुला रखते हैं ताकि ठंडी वायु अंदर जाएगी तो ईंटों की कूलिंग हो जाएगी। जब यह गैस आगे बढ़ेगी तो बर्निंग के कांटेक्ट में आने पर यह गैस गर्म हो जाएगी। जब गर्म वायु आगे बढ़ेगी तब यहाँ ईंटों की प्री हीटिंग हो जाएगी इन गर्म गैसों से और फिर यह गैसें ऊपर वायुमंडल में इन चिमनियों के द्वारा चली जाएंगी। यह प्रोसेस जो है हमारा ऐसे ही चलता रहता है। फिर ईंटों की फिर नई लोडिंग करेंगे, इसको अनलोडिंग कर देंगे, फिर यहाँ से नई लोडिंग हमारी होती रहती है। आइए देख लेते हैं बुल ट्रेंच में एक नोट्स है। अग्नि कक्ष का जो तापमान होता है हम उसे 1100 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं और बुल ट्रेंच नील से 10,000 ईंट प्रतिदिन प्राप्त हो सकती है। मतलब इससे 10,000 ईंट हम प्रतिदिन प्राप्त कर सकते हैं। और एक सामान्य माप के भट्टे की जो क्षमता होती है वह 2 लाख ईंट की होती है। एक सामान्य माप के भट्टे की जो क्षमता होती है वह 2 लाख ईंट की होती है, इसकी जो क्षमता है। इसके एडवांटेज क्या हैं, इस भट्टे से लगातार ईंट प्राप्त होती रहती है। लगातार ईंट प्राप्त होती रहती है इस भट्टे से, क्योंकि जो सारी क्रियाएं उसमें एक साथ चलती रहती हैं। और उच्च जो ईंट होती है हमारी अच्छी क्वालिटी की, उच्च श्रेणी की ईंट अधिक प्राप्त होती हैं। आपको इसमें अधिक मात्रा में अच्छी क्वालिटी की ईंट मिलेंगी। और इसमें गर्म गैसों का पूर्णतः प्रयोग होता है। गर्म गैसों का जो प्रयोग होता है उससे हम क्या करते हैं, ईंटों की प्री हीटिंग कर लेते हैं।
इसके डिसएडवांटेज क्या है? इसको चलाने के लिए मतलब इसके संचालन के लिए कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है। तो कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है इसमें, इसको चलाने के लिए, या इसका डिसएडवांटेज होगा। जैसे क्लैंप जो था हमारा, उसमें स्थानीय उपलब्ध श्रमिक भी उसे यूज़ कर सकते थे, इसमें कुशल श्रमिक की आवश्यकता नहीं होती थी। परंतु जो हमारा नील होता है, भट्ठा होता है, उसमें कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है। और वर्षा ऋतु में इसे बंद करना पड़ता है क्योंकि यह खाई में होता है, और जब वर्षा होती है तो इनकी जो खाई होती है उसमें पानी भर जाता है, जिससे यह वर्षा ऋतु में प्रयोग नहीं आ पाता है, प्रयोग नहीं कर पाते हैं इसे हम। इनके खाइयों में पानी भर जाता है, कोई इसमें छत रूफ नहीं होती है, इसलिए इनकी खाइयों में पानी भर जाता है वर्षा होने पर। भट्टे की खाई के लिए पर्याप्त भूमि की आवश्यकता होती है, इसलिए इसकी जो प्रारंभिक लागत होती है वह काफ़ी अधिक होती है। यह काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, इनकी जो खाई होती है खोदने में, बनाने में काफ़ी पैसा खर्च होता है और पर्याप्त भूमि की आवश्यकता भी होती है। तो इसलिए इसकी जो क्या होगी, प्रारंभिक लागत अधिक होती है, इसलिए ये सब इनके डिसएडवांटेज हैं। तो इंटरमीडिएट नील हो चुका, सेमी कॉन्टिन्यूअस नील हो चुका। अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस नील के बारे में। तो आइए देखते हैं कॉन्टिन्यूअस नील क्या होता है। तो इसमें जो ईंटों की आपूर्ति होती है वह लगातार होती रहती है। जो ईंट होती है हमारी, वह हमें लगातार प्राप्त होती रहती हैं, और यह वर्षा ऋतु में भी काम में लाया जाता है। यह बहुत बड़ा इसका प्रॉफिट हो जाएगा, यह वर्षा ऋतु में भी काम करेगा, मतलब इसमें रूफ प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए यह वर्षा ऋतु में भी काम में लाया जाता है। और इसमें कच्ची ईंटों की लोडिंग, उनकी प्री हीटिंग, बर्निंग, कूलिंग और अनलोडिंग की क्रियाएं लगातार चलती रहती हैं। मतलब जैसे बुल ट्रेंच नील था, उसी प्रकार इनमें भी ये पांचों क्रियाएं एक साथ लगातार चलती रहती हैं। और कॉन्टिन्यूअस नील का हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा हाफमैन नील। हाफमैन नील जो होता है यह वर्षा ऋतु में भी काम में लाया जाता है। आइए देखते हैं हाफमैन नील क्या होते हैं। जब हमें बहुत अधिक मात्रा में ईंटों की आवश्यकता होती है तब इसे हम प्रयोग करते हैं, और यह भट्ठा कम उत्पादन के लिए अच्छा सिद्ध नहीं होता है। मतलब यह कम उत्पादन के लिए मितव्ययी नहीं होता है, कम उत्पादन के लिए यह बेकार हो जाता है, कम उत्पादन के लिए यह मितव्ययी नहीं होता है, मितव्ययी नहीं होता है। और इसलिए हम इसका जो प्रयोग है इंडिया में बहुत कम होता है, कम प्रचलित है यह इंडिया में। जब हमें बहुत अधिक मात्रा में, बहुत ही अधिक मात्रा में ईंटों का उत्पादन करना होता है तभी हम हाफमैन नील का यूज़ करते हैं, और कम उत्पादन के लिए यह इकोनॉमिकल नहीं है, मितव्ययी नहीं है, इसलिए यह इंडिया में कम प्रचलित है। यह सब पॉइंट आपको याद करने होंगे। यह देखिए, इसमें देखते हैं क्या है। यह पूरे वर्ष कार्य करने वाला एक आधुनिक भट्ठा है। यह पूर्णतः जमीन के ऊपर बनाया जाता है, मतलब बुल ट्रेंच नील की तरह इसमें खाइयाँ नहीं होती हैं, यह जमीन के ऊपर बनाया जाता है। और इस भट्ठे के ऊपर स्थायी छत डाली जाती है, अतः वर्षा ऋतु में भी यह कार्य कर सकता है। आइए देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। यह भट्ठा प्लान में गोलाकार होता है, यह भट्ठा प्लान में गोलाकार होता है, और गोले के केंद्र में चिमनी स्थायी रूप से स्थापित कर दी जाती है। जो चिमनी होती है वह स्थायी रूप से स्थापित होती है, और जो बुल ट्रेंच नील में जो चिमनी थी वह स्थायी रूप से स्थापित नहीं होती है, वह उसे हम आगे पीछे कर सकते हैं, और इसमें स्थायी रूप से स्थापित होती है। और इसमें केवल एक ही चिमनी होती है, और चिमनी के चारों ओर 10 से 20 चैम्बर बनाए जाते हैं। मतलब इसमें 10 से 20 कक्ष होते हैं, परंतु 12 चैम्बर के लिए यह उपयुक्त रहती है। 12 चैम्बर
ज़्यादा सही पड़ता है, अधिक उपयुक्त रहता है। इसलिए हम जनरली 12 चैम्बर ही रखते हैं हाफ मैल नील में। एक चैम्बर की लंबाई मतलब केवल एक कक्ष की लंबाई लगभग 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर रखी जाती है। इस माप की एक चैम्बर में लगभग 25,000 ईंटें भरी जा सकती है। मतलब केवल एक चैम्बर में हम इतने माप के लिए एक कक्ष में हम 25,000 ईंटें भर सकते हैं। और प्रत्येक चैम्बर में बाहर की ओर एक दरवाज़ा होता है उसकी ईंटों को लाने और ले जाने के लिए। ईंधन डालने के लिए चैम्बर की छत में ईंधन छिद्र फ्यूल होल रखे जाते हैं जिनको लोहे के ढक्कन से बंद रखा जाता है। जब हमें फ्यूल डालना होता है तब इन ढक्कनों को हम खोल लेते हैं, फ्यूल डाल देते हैं, फिर इनको बंद कर देते हैं ताकि जो गर्म गैसें हैं वह इनसे निकले ना और उनका प्रयोग हो सके। इसमें नोट में क्या है आइए देखते हैं। हाफ मैल नील से प्रतिदिन 25,000 और एक वर्ष में लगभग 75 लाख ईंटें उपलब्ध हो सकती हैं। यह बहुत ही अधिक उत्पादन है। हाफ मैल नील से प्रतिदिन 25,000 और एक वर्ष में लगभग 75 लाख ईंटें उपलब्ध हो सकती हैं। और जो ईंटें होंगी हमारी उच्च श्रेणी की होती हैं। और 1 लाख ईंट पकाने के लिए इसमें 12 से 15 टन कोयले की आवश्यकता होती है। 12 से 15 टन। कौन सा कोयला यूज़ होता है? पत्थरी कोयला या पत्थरी कोयले का जो चूरा होता है उसकी आवश्यकता होती है। और इतने ही ईंट पकाने के लिए जो हमारा बुल ट्रेंच नील होता है उसमें लगभग 20 टन पत्थरी कोयले की आवश्यकता होती है। और इसके एडवांटेज बाद में देखते हैं। पहले आइए हम दिखा दें आपको इसका डायग्राम और यह कैसे कार्य करता है। ये है इसका एलिवेशन और ये है प्लान। चिमनी दिख रही है आपको, डैम्पर ओपन दिख रहा है और ये जो हमारा ये है हमारा फ्यूल होल है। फ्यूल होल रूफिंग देखिए इसमें छत प्रोवाइड किया गया है इसमें। और इसका जो प्लान है ये है हमारा। ये सब हमारे डोर हैं, ओपनिंग है, डोर हैं ये सारे। आइए हम आपको बता दें कि यह कैसे कार्य करता है। तो यह जो आपको डायग्राम दिख रहा है इसमें 12 चैम्बर हैं जो दिख रहे हैं आपको, गिनती उसमें लिखी हुई है। इसमें 12 चैम्बर यूज़ किए गए हैं। 12 चैम्बर वाला यह हाफ मैल नील है। इनके बीच बीच में पार्टीशन वाल होती है इस तरह, जैसे ये 12 और 1 के बीच में दिख रही है आपको, ये बंद रखी गई है। बाकी सब सारे जो पार्टीशन वाल हैं इनको खुला रखा गया है। ये सारी पार्टीशन वाल हैं जिनको हम खुला रखे हैं अभी। और ये जो हमारा चैम्बर फर्स्ट और चैम्बर सेकंड का जो डोर है उसे हम खुला रखे हैं, बाकी सबको हम बंद रखे हैं। ये सारे डोर क्या हैं? बंद हैं। डैम्पर के द्वारा सबको बंद किया गया है। और जो चैम्बर 12 और 1 का जो बीच का जो डोर है वह चैम्बर जो 12 और 1 का जो बीच की जो पार्टीशन वाल है इसे बंद रखा गया है। बाकी के जो पार्टीशन वाल हैं उन्हें हम खुला रखे हैं। और जब कोठरी तो जो पहला चैम्बर है हमारा इसमें हम कच्ची ईंट को भर रहे हैं, इसलिए इसका जो डोर है वह खुला है। और जो चैम्बर 2 है हमारा इसमें ठंडी ईंटों को निकाला जा रहा है, मतलब इसमें अनलोडिंग की जा रही है, इसलिए इसको भी हम खुला रखे हैं।
और जो तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां है हमारा, इसमें ईंटें ठंडी हो रही हैं, ईंटों को ठंडा किया जा रहा है। और जो सातवां और आठवां है, इसमें बर्निंग हो रही है, ईंटें मतलब पक रही हैं, बर्निंग हो रही है। और जो हमारा 9, 10, 11, 12 है, इसमें कच्ची ईंटों को सुखाया जा रहा है। 9, 10, 11, 12 में इसमें प्री हीटिंग हो रही है, प्री हीटिंग। आइए देखते हैं सारे प्रोसेस कैसे होते हैं। तो जो ठंडी हमारी हवा है, फ्रेश हवा, या डोर खुला होने के कारण यहाँ से 1 से और 2 से प्रवेश करती है, तो 3, 4, 5 और 6 जो ईंटें ठंडी हो रही हैं, इन्हें ठंडा करने में मदद करती है ये फ्रेश हवा। 6 में जो बर्निंग हो रही है, 3, 4, 5, 6 में, इन्हें ठंडा होने में मदद करती है। और जब ठंडी होती होती यह गैस स्वयं क्या हो जाती है, हॉट हो जाती है। इनको ठंडा करते करते ये गैस हॉट हो जाती है। और जो आगे जो चैम्बर होते हैं 7 और 8, जहाँ ईंटों की बर्निंग हो रही है, जब ये गैसें बर्निंग चैम्बर में पहुँचती हैं, तब ये गैसें क्या हो जाती हैं, बिल्कुल हीट हो जाती हैं। जब हो जाती हैं, तब यह आगे बढ़ती हैं 9, 10, 11, 12 चैम्बर में। 9, 10, 11, 12 चैम्बर में जब पहुंचती हैं, यहाँ क्या हो रहा है, ईंटों की प्री हीटिंग, यहाँ ईंटों की प्री हीटिंग हो रही है। तो जब गर्म गैसें यहाँ पहुँचती हैं 8 से 9, 10, 11, 12 में, तो इन्हें क्या करती हैं, प्री हीट करती हुई आगे बढ़ती हैं। जब यह चैम्बर 12 में पहुँच जाती हैं, यहाँ पहुँच जाती हैं, तो यहाँ से यह प्रवेश करती हैं। यह हमारा धुआं छिद्र है, जिससे चिमनी लगी होती है, यहाँ से ये गैसें ऊपर वायुमंडल में निकल जाती हैं। तो पहला और दूसरा हमारा यहाँ से फ्रेश वायु प्रवेश करती हैं, और 3, 4, 5, 6 इनमें ईंटों को ठंडा करते करते यह स्वयं गर्म हो जाती हैं। और 7 और 8 में बर्निंग चल रही है, तो यहाँ से हमारी जो गैसें होती हैं और हॉट हो जाती हैं। तो और 9, 10, 11, 12 में जो ईंटें रखी हैं, उन्हें प्री हीट करते करते हुए यहाँ से बाहर निकल जाती हैं। तो आइए देखते हैं इसके एडवांटेज क्या हैं। एडवांटेज हैं हाफमैन के, यह भट्ठा वर्ष भर निरंतर कार्य, यह भट्ठा वर्ष भर मतलब पूरे वर्ष निरंतर कार्य करता रहता है, लगातार कार्य करता रहता है। बड़ी संख्या में ईंटें प्रतिदिन प्राप्त होती हैं, मतलब इसमें अधिक से अधिक ईंट प्रतिदिन प्राप्त होती रहती हैं। और जो ईंटें होती हैं वह उच्च श्रेणी की, अच्छी क्वालिटी की ईंटें जो होती हैं, उनका प्रतिशत अधिक होता है। अच्छी मात्रा में मतलब गुड क्वालिटी की जो ईंट होती है, अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। सभी क्रियाओं पर प्रभावी नियंत्रण संभव रहता है। इनमें जो होता है, सभी जो क्रियाएं होती हैं, इन पर प्रभावी नियंत्रण रहता है। और इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, इस भट्ठे की प्रारंभिक लागत बहुत अधिक होती है, और संचालन के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। यह एक प्रकार का होता है हमारा टनल मिल, यह भी कॉन्टिन्यूअस मिल में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। यह पहली बात तो यह इंडिया में यूज़ नहीं होता है, यह डेवलप कंट्री में यूज़ किया जाता है। तो यह एक आधुनिक भट्ठा है, इसमें भी सभी क्रियाएं मतलब लोडिंग, प्री हीटिंग, बर्निंग, कूलिंग और अनलोडिंग साथ साथ चलती हैं। और यह सुरंग सीधी अथवा गोलाकार होती है, जिसकी लंबाई 100 मीटर तक होती है। और कच्ची ईंटों से भरी ट्रालियां सुरंग के एक सिरे से प्रवेश करती हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती हैं और पकती जाती हैं। मतलब एक हमारी लंबी सी सुरंग होती है, यहाँ से हम ट्रॉली में कच्ची ईंटों जो होती हैं, सूखी हुई ईंट जो होती हैं, उन्हें हम लेकर आगे बढ़ाते हैं। तो जो सुरंग में जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, वह धीरे धीरे क्या होती हैं, बर्निंग होती जाती हैं और वह पकती जाती हैं।
और ईंटों को पकाने के लिए सुरंग में गर्म गैसें छोड़ी जाती हैं। ईंटों को पकाने के लिए सुरंग में गर्म गैसें छोड़ी जाती हैं। सुरंग के मध्य का जो तापमान होता है वह अधिक होता है जहाँ पर ईंटें पकती हैं। जब ट्रॉलियाँ हम लेकर जाते हैं तो ईंटों की पहले प्री हीटिंग होती है। प्री हीटिंग होते होते यह सुरंग के मध्य में पहुँच जाती है, तो सुरंग के मध्य का जो तापमान होता है वह अधिक होता है, इसलिए यहाँ हमारी ईंटें क्या होती हैं, यहाँ बर्न होती हैं, यहाँ पकती हैं। और पकी हुई ईंटें ठंडी होकर सुरंग के दूसरे सिरे से बाहर आती हैं। जब यहाँ से निकलने लगती हैं तब यह क्या होती रहती हैं, धीरे धीरे इनकी कूलिंग होती रहती है, और जब इनका निकलने का समय आ जाता है तब यह अच्छे प्रकार से ठंडी हो जाती हैं और दूसरे तरफ से निकल जाती हैं। एक ओर से प्रवेश करती हैं और दूसरी तरफ से निकल जाती हैं। और टनल से हमें उच्च श्रेणी की ईंट प्राप्त होती है। तो स्टेप इन फॉर्मेशन ऑफ ब्रिक्स, स्टेप इन फॉर्मेशन ऑफ ब्रिक्स मतलब ब्रिक्स हमारी कैसे बनती है उसका प्रोसेस हमारा यहीं समाप्त होता है। इसमें हमने 5 स्टेप पढ़े हैं। पहला स्टेप था हमारा सिलेक्शन ऑफ साइट, सिलेक्शन ऑफ साइट, साइट का सिलेक्शन करते हैं। दूसरा पॉइंट था हमारा प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक्स अर्थ, प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक्स अर्थ मतलब ईंट के लिए मिट्टी को तैयार करते हैं। और तीसरा पॉइंट था हमारा मोल्डिंग ऑफ ब्रिक्स, मोल्ड करते हैं ईंट को, जब हमारी मिट्टी तैयार हो जाती है फिर हम मोल्ड करते हैं। और चौथा पॉइंट था हमारा ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स, ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स, फिर ईंट को हम सुखाते हैं। फिर 5वां पॉइंट था हमारा बर्निंग ऑफ ब्रिक्स। इस प्रकार से हमारी ईंट बनकर तैयार हो जाती है। आगे की वीडियो में हम लेकर आएंगे स्पेशल फॉर्म ऑफ ब्रिक्स, जो ईंटों के विशेष आकार होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे इसकी अगली वीडियो में। थैंक यू, दैट्स ऑल।